दोस्तों आज मैं आपके लिए नैरो द असैसिन वेब सीरीज के अगले 4 एपिसोड लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही गजब की धमाकेदार सीरीज है। इस सीरीज में नैरो नाम का एक बहुत ही गजब का हत्यारा है जो अपने मालिक के लिए किसी को भी मार सकता है, लेकिन जब उसका मालिक ही उसका सौदा कर दे तो वो बागी हो जाता है। इस सीरीज के बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, बस मेरे ऊपर विश्वास करके आप ये सीरीज पूरा देख लीजिए। वादा करता हूँ आप स्क्रीन के साथ चिपक कर बैठ जाएंगे और पूरे जोश से भर जाएंगे। 5th एपिसोड में हम देखते हैं सेग्योर का राजकुमार रोशेमोट को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हमें आपकी बेटी की चिट्ठी मिली है। इस समय वो हार्वेवल में है और उन्होंने दावा किया है कि आप डायन के साथ काम करते हैं। अब मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ नैरो खून की उल्टियां कर रहा था। तभी उसकी बेटी कहती है कि अगर हम सेग्योर नहीं गए तो आपका ये हार कैसे उतारेंगे। फिर नैरो कहता है कि पोर्ट रिचेट में एक तांत्रिक है, वो इसको इजीली उतार देगा। हम वहीं से नए देश के लिए नाव भी पकड़ेंगे। लेकिन राजकुमारी फिर से समझाती है कि हमें सेग्योर चलना चाहिए, वहीं पर हम सुरक्षित रहेंगे। नैरो कहता है कि सभी पादरियों को ऐसा लगता है कि ये शैतान की आखिरी वंशज है, इसलिए वो लोग इसको अपना दुश्मन समझते हैं। फिर वो अपनी बेटी को चाकू चलाना सिखाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। फिर वो उसको समझाता है कि जब भी कोई तुम्हें मारने वाला हो तो तुम उसके आगे गिड़गिड़ाने लग जाना और फिर चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घोंप देना, फिर वो बंदा हो जाएगा ठंडा। ये सब देखकर राजकुमारी पूछती है कि मेरे मंगेतर को भी ऐसे मारा था क्या, लेकिन नैरो कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो राजकुमारी को कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना और इसको पोर्ट रिचर्ड तक पहुंचा देना। लेकिन राजकुमारी कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना होगा, तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं मर सकते। दूसरी तरफ होरास कप्तान को कहता है कि हमें सेग्योर जाकर धर्म अध्यक्ष को उस लड़की के बारे में बताना ही होगा। लेकिन कप्तान कहता है कि अगर ईश्वर भी आकर मुझे उस बच्ची को मारने के लिए कहेंगे तो भी मैं उसको नहीं मारूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं पोर्ट रिचर्ड की तरफ जाते वक्त कुछ लोग उन तीनों को घेर लेते हैं और जब नैरो होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो वो लोग नैरो को एक ही फटके में सुला देते हैं। तभी जब उनमें से एक आदमी नैरो का काम तमाम करने लगता है तो वहां पर गुरेरो नाम का एक और आदमी आकर उसको रोक देता है और कहता है नैरो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दरअसल कई साल पहले ये भी नैरो के साथ काम किया करता था। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। गुरेरो बताता है कि बचपन से लेकर रोशेमोट के पास काम करने तक हम दोनों एक साथ ही रहे हैं, लेकिन एक दिन रोशेमोट कमीने ने मुझे मारने के लिए अपना एक हत्यारा भेजा जिसने मेरी पीठ पर वार किया, लेकिन वो चूक गया, मुझे मार नहीं पाया। नैरो कहीं वो वार तूने तो नहीं किया था। नैरो कहता है कि अगर मैं होता तो कभी भी नहीं चूकता। फिर नैरो बाकी दोनों का परिचय देते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ और ये मेरी बेटी है। गुरेरो कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को पहले कहीं देखा है, कहीं तो मैं इसको पहले भी मिल चुका हूँ। फिर राजकुमारी कहती है कि तुम शायद मेरी माँ से मिले होगे, वो भी मेरे जैसी दिखती थी। फिर गुरेरो हंसता हुआ कहता है अच्छा मजाक कर लेती हो, चलो तुम लोग जहाँ भी जा रहे हो आज रात तो हमारे साथ ही रुकना पड़ेगा। फिर रात को हम जश्न मनाएंगे और पुराने दिनों को याद करेंगे। अब गुरेरो आगे आगे और वो तीनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर नैरो राजकुमारी को कहता है कि वो लोग तुम्हें ना पहचाने इसी में भलाई है। फिर जब नैरो उनके कबीले के पास जाता है तो देखता है कि उन्होंने कुछ लड़कियों को बांध कर रखा हुआ है। नैरो पूछता है कि ये लड़कियां कौन है। गुरेरो बताता है कि इन सबको वैश्यालय में बेचकर आएंगे ताकि कुछ पैसों का जुगाड़ हो सके। इस समय वहां पर एक और आदमी भी बंधा हुआ था जो कि रोशेमोट का दोस्त था। फिर गुरेरो उन तीनों को अपनी वाइफ से मिलवाता है और कहता है कि आज रात ये तीनों यहीं पर रुकेंगे और कल अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाएंगे, इसलिए इनके खाने पीने के लिए कुछ सामान बंधवा देना। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कोई फायदा नहीं, ये आदमी 4 दिनों में ही मर जाएगा और ये इसकी वाइफ नहीं है और इस लड़की की नजर काली है। फिर गुरेरो बात संभालते हुए कहता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत देना, इसको बकवास करने की आदत है। फिर वो तीनों एक तंबू में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहां राजकुमारी कहती है कि हम मरने वाले हैं। नैरो कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जरूर मरेंगे। फिर राजकुमारी कहती है कि अगर हमें पति पत्नी जैसा लगना है तो एक दूसरे से प्यार से पेश आना होगा, वरना पकड़े जाएंगे। और ऐसा कहने के बाद वो नैरो के नजदीक आने लगती है। पहले तो नैरो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो भी उतावला हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कप्तान चलते चलते अपने पुराने साथियों के पास पहुंच जाता है और उसको देखकर जैनब पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। कप्तान कहता है कि रोशेमोट को बेनकाब करना है। सेग्योर के राजकुमार को हमारे मालिक की सच्चाई पता चल गई है, इसलिए अगर उसके खिलाफ गवाही दोगे तो बच जाओगे। लेकिन उसका साथी कहता है कि हमें गद्दार समझा है क्या। ये बात सुनते ही जैनब उसकी छाती में चाकू घोंप देती है और कहती है वफादारी और बेवकूफी में फर्क होता है।
दूसरी तरफ राजकुमारी जब नैरो के ऊपर लेटी हुई थी तो नैरो को तेज खांसी आने लगती है। फिर वो खांसता हुआ बाहर चला जाता है। तभी वहां पर गुरेरो की वाइफ भी आ जाती है। नैरो उससे पूछता है कि क्या तुम इस चैन को खोल सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है। फिर नैरो पूछता है कि क्या पोर्ट रिचेट में कोई तांत्रिक है जो इसको खोल पाए। वो कहती है वहां पर कोई तांत्रिक नहीं है और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी रात को जब सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, गुरेरो पूछता है कि तुमने रोशेमोड से अपना पीछा कैसे छुड़वाया। नैरो कहता है कि जब मैंने शादी की तो मैं किसी काम का नहीं रहा। इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया यारो, वरना आदमी तो हम भी काम के थे। फिर वो उठकर बाहर चला जाता है। तभी उसको बंधे हुए आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं तेरी बीवी को जानता हूँ, वो मेरे दोस्त रोशेमोड की बेटी है। जल्दी से मेरे हाथ खोल दे, वरना मैं सबको बता दूंगा। अब नैरो उसको ना ही खोल सकता था और ना ही चाकू से मार सकता था, इसलिए वो रस्सी से उसका गला घोंटकर मार देता है ताकि सब लोग ये सोचें कि ये नेचुरल मौत मरा है। लेकिन नैरो को ऐसा करते हुए पहाड़ी पर बैठी हुई कुछ लड़कियां देख लेती है। फिर वो उनके पास जाता है और हाथ खोलकर कहता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ और तुमने कुछ भी नहीं देखा। तभी अंदर जाते वक्त उसकी नजर अस्तबल में बंधे घोड़ों पर पड़ती है। फिर वो चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाता है और राजकुमारी को कहता है कि बाहर बंधे हुए आदमी ने हमें पहचान लिया था, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है कि सारी लड़कियां भाग गई। फिर वो सब उन लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर मौका देखकर वो राजकुमारी और अपनी बेटी को कहता है जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर वो तीनों अस्तबल में जाकर घोड़े चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काला घोड़ा नैरो को नीचे गिरा देता है। सुना है अक्सर घोड़े ताकतवर लोगों को ही पसंद करते हैं, कमजोरों को अपने ऊपर नहीं बैठने देते। तभी वहां पर गुरेरो के आदमी आ जाते हैं और उन तीनों को पकड़ लेते हैं। तभी कुछ ही देर में गुरेरो भी वहां पर आ जाता है और कहता है तू कितना हरामी है रे, मैंने तुम्हें पनाह दी, ऊपर से तूने मेरे ताल्लुकदार को ही मार डाला और अब मेरे घोड़े लेकर भाग रहा है। फिर जब वो नैरो को मारने लगता है तो नैरो कहता है कि मैं तुम्हें 50,000 मोहरे दिलवा सकता हूँ। फिर गुरेरो उसको बात करने के लिए तंबू में ले जाता है और पूछता है कहाँ से आएंगी मोहरे। फिर नैरो उसको बता देता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है बल्कि रोशेमोड की बेटी है। देख भाई, मैं मरने वाला हूँ, तेरी वाइफ सही बोल रही थी, मुझे बस एक घोड़ा दे दे ताकि अपनी बेटी को पोर्ट रिचर्ड तक पहुंचा सकूं, वो सच में मेरी बेटी है। फिर गुरेरो नैरो को एक घोड़ा दे देता है और कहता है बदले में रोशेमोड की बेटी हमारे पास रहेगी, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर होटेंस कहती है नैरो तूने मुझसे गद्दारी की, कम से कम एक बार नजरें तो मिला, एक घोड़े के लिए तूने मेरा सौदा कर दिया। फिर जाते जाते वो गुरेरो को कहता है इसको चोट मत पहुंचाना। गुरेरो कहता है कि हम इसको इसके बाप को लौटाकर 50,000 से भी ज्यादा मोहरे लेंगे। फिर जाते जाते नैरो कहता है तुम्हें भी भागने की बजाय एक बार रोशेमोड से बात करनी चाहिए थी, फिर कोई भी तुम्हारी पीठ पर वार नहीं करता। तभी जैसे ही वो वहां से जाने लगता है तो उसकी बेटी कहती है कि आपने ठीक नहीं किया, मैं दुआ करती हूँ कि आपको कोई भी ठीक ना कर पाए। नैरो कहता है मैं ठीक होने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी एक तीर आकर नैरो की पीठ में लगता है जो कि गुरेरो ने चलाया था। फिर गुरेरो उसको एक फंदे पर लटका देता है और नीचे पत्थर रख देता है। गुरेरो कहता है कि मैं उस दिन नाव से जाने वाला था, ये बात तेरे अलावा कोई नहीं जानता था और तूने ही मेरी पीठ पर वार कर दिया। नैरो कहता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए मेरा मरना तो बनता है, लेकिन तू मेरी बेटी को सुरक्षित नए देश में पहुंचा दे। लेकिन गुरेरो कहता है कि ये सब पहले सोचना चाहिए था। दूसरी तरफ सेग्योर में रोशेमोड पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि तुमने एक डायन के साथ सौदा किया, लेकिन रोशेमोड हर एक इल्जाम को ठुकरा देता है। तभी वहां पर एक सैनिक आता है और कहता है भाई पश्चाताप ने एक संदेश भेजा है, न्यू फाउंटेन का किला भी अब उसके कब्जे में है। उसकी सेना ने वहां पर सबको मार डाला और किला अपने कब्जे में ले लिया। अब वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है और अब उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तभी राजकुमारी जोसेफिन कहती है कि हमें लैमर्टिन से हेल्प लेनी चाहिए, उनकी सेना पश्चातापियों से लड़ सकती है। अब इस बात पर सब लोग अपनी सहमति जताते हैं, लेकिन मुख्य धर्म अध्यक्ष इसका विरोध करता है और कहता है कि हमारे किले की दीवारें बहुत मजबूत हैं, पश्चातापी कभी भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। लेकिन रोशेमोड कहता है कि जब वो आपकी प्रजा के साथ मिल जाएगा तो आसानी से किले के अंदर आ जाएगा और तुम लोग कब तक किले के अंदर रहोगे, कभी तो खाने पीने का सामान खत्म होगा। बेहतर यही होगा कि आपका राजकुमार अपने हाथों से उसको इस किले की चाबियां दे दे, कम से कम आप लोगों की जान तो बच जाएगी। फिर आप सब लोग एक जश्न रखकर भाई पश्चाताप का स्वागत करना और जब वो यहाँ पर नशे में चूर होगा
तो आप सब लोग उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देना। अब सवाल ये उठता है कि भाई पश्चाताप से बात करने के लिए कौन जाएगा? रोशेमोट कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन धर्म अध्यक्ष कहता है कि अगर मैं आपके साथ किसी को भेजूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? रोशेमोट कहता है मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। इस समय इस सभा में राजकुमार मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो इस समय अपने होने वाली राजकुमारी को ढूंढने के लिए गए हुए थे। फिर वो अपने आदमियों को साथ लेकर गुरेरो के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। फिर राजकुमार होटेंस को कहते हैं कि मैं आपको ढूंढने के लिए हार्वेवल गया था और वहीं से ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंचा हूँ। तभी राजकुमारी घोड़े पर बैठकर नैरो के पास जाती है और कहती है जब मैं महारानी बनूंगी तो कोई मेरा सौदा नहीं कर पाएगा। तभी नैरो उससे माफी मांगता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन राजकुमारी कहती है कि तुम अपनी बेटी को छोड़ने नहीं बल्कि तांत्रिक के पास जा रहे थे। नैरो कहता है कि मुझे पहले से ही पता चल गया था कि पोर्ट रिचर्ड में कोई तांत्रिक नहीं है, प्लीज मेरी बेटी को नए देश पहुंचा दो। लेकिन राजकुमारी कहती है कि अब वो सेग्योर में मेरे साथ रहेगी सुरक्षित और मैं उसको कुछ भी होने नहीं दूंगी। फिर वो सब वहां से जाने लगते हैं और नैरो बेचारा चिल्लाता रह जाता है कि वो डायन मेरी बेटी को ढूंढ लेगी और तुम उसको बचा नहीं पाओगी। अब कोई और तो क्या ही रुकने वाला था, उसकी बेटी भी उसके लिए नहीं रुकती और उसको मरने के हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं होरास अपनी ही मस्ती में कहीं पर चले जा रहा था, तभी उसको एक टूटी हुई बग्गी के नीचे एक औरत की आवाज आती है और वो होरास से पानी मांगती है। ये औरत प्रेग्नेंट थी, इसलिए होरास इसकी हेल्प कर देता है। फिर वो औरत उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो और होरास भी मान जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार अपनी होने वाली राजकुमारी से पूछता है कि आपने अपने पिता के ऊपर काफी संगीन इल्जाम लगाए हैं, लेकिन अब राजकुमारी अपनी बातों से पलट जाती है और कहती है कि मेरे पिता से किसी बात को लेकर नाराजगी थी, इसीलिए मैंने वो सब कुछ लिखा, लेकिन वो बातें पूरी तरह से झूठ थी। मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। अब राजकुमार होटेन से ज्यादा पेरला की तरफ अट्रैक्ट था। देखते हैं आगे चलकर इसके कनेक्शन कहां पर जुड़ते हैं। दूसरी तरफ रोशेमोट सैनिकों को साथ लेकर भाई पश्चाताप से मिलने के लिए जाता है, लेकिन पश्चाताप तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों सैनिकों को मार दिया जाता है। फिर वो लोग उसको पकड़कर भाई पश्चाताप के पास लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर रोशेमोट कहता है कि महाराज खुद आपको अपने हाथों से नगर की चाबी सौंपेंगे, उनके सैनिक भी हथियार डाल देंगे और नगर के द्वार भी खोल दिए जाएंगे। फिर नगर के धर्म अध्यक्ष और सभी रईस मिलकर आपको जश्न का न्योता देंगे और जैसे ही आप वहां पर जाओगे वो लोग आपको मार डालेंगे और आपको चाबी देने के लिए राजकुमार नहीं बल्कि उसका हमशक्ल आएगा। मेरी सेना आपकी सेना से बहुत ही ताकतवर है, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं अपनी सेना को बुलाऊंगा ही नहीं और पूरा सेग्योर आपका होगा, लेकिन बदले में मुझे टीन की खदानें चाहिए जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी पश्चाताप कहता है कि तुम्हें अपना कोई अंग देकर पश्चाताप करना होगा, लेकिन रोशेमोट कहता है कि मैं अपनी सेना जो कि मेरे साथ सेग्योर में आई है उनको बोल कर आया हूँ कि अगर मैं सही सलामत ना लौटूं तो वो सीधा आपकी तरफ चढ़ाई कर दे, और वैसे भी मैं इन सब फालतू बातों को नहीं मानता। फिर पश्चाताप उसको राजकुमार, उसकी होने वाली राजकुमारी और धर्म अध्यक्ष की लाशें मांगता है। रोशेमोट वादा करता है मिल जाएंगी, लेकिन राजकुमारी की नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेरी बेटी है। मैं राजकुमार से उसकी शादी ही नहीं होने दूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि वहीं से शुरू होती है जहां से सीरीज की शुरुआत हुई थी। नैरो के पास वो डायन आती है और पूछती है कि तेरी बेटी कहाँ है। नैरो कहता है भाड़ में जा और पत्थर को लात मार के लटक जाता है, लेकिन डायन उसकी रस्सी काट देती है और कहती है कि सेग्योर के धर्म अध्यक्ष की बात मत मानना, तुम्हारी बेटी ही इस दुनिया को बचा सकती है। फिर वो नैरो के गले में से उस हार को भी उतार देती है और पीठ में से तीर भी निकाल देती है। फिर वो नैरो को कहती है कि अब तू मुझे अपनी बेटी के पास लेकर जाएगा। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जब डायन ने नैरो को बचा लिया था तो नैरो साइड में पड़ा पड़ा सोच रहा था कि मुझे तो इस डायन की गर्दन ही काट देनी चाहिए थी। पुराने जमाने के लोग सही करते थे, डायन को पेड़ के साथ बांधकर जला देते थे, लेकिन ये साली कर क्या रही है? क्या ये घास खाती है? फिर वो डायन एक सड़ी हुई लाश के ऊपर से कुछ कीड़े निकालकर चबाने लगती है और फिर उनको अपने हाथ पर रखकर नैरो के घाव पर लगा देती है ताकि उसका घाव ठीक हो जाए। फिर नैरो कहता है तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपनी बेटी का पता नहीं बताऊंगा। लेकिन वो डायन बचे हुए लेप को जमीन के अंदर दबाकर कहती है चल जल्दी से उठ जा, हम सेग्योर जाने वाले हैं।
तुम्हारी बेटी को मारने। दूसरी तरफ राजकुमार अपनी होने वाली राजकुमारी को लेकर अपने महल पहुंच जाता है और जब रोशेमोड से मिलता है तो वो बताता है कि भाई पश्चाताप हमारे झांसे में आ गया है। उसने आपकी हार स्वीकार कर ली है, अब बस जाल बिछाने की देर है। फिर नहाने के बाद वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि तुमने राजकुमार के आगे अपने बयान क्यों बदले कि मैं डायन के साथ मिला हुआ हूँ। फिर उसकी बेटी कहती है क्योंकि मैंने आपके लिए उससे भी बुरी सजा सोची है। अब आप खदाने तो छोड़िए, मैं आपका सब कुछ छीन लूंगी। फिर वो नैरो के बारे में पूछता है। उसकी बेटी बताती है कि मैं उसको मरने के लिए सूली से लटका हुआ छोड़ आई, अब तक तो वो मर भी गया होगा। फिर वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि भाई पश्चाताप यहाँ पर आकर सबको मार डालेगा। इतने में वहाँ पर नैरो की बेटी भी आ जाती है। उसको देखकर रोशेमोड कहता है अगर मुख्य धर्म अध्यक्ष को इसके बारे में पता चल गया कि ये शैतान की आखिरी वंशज है तो वो इसकी जान ले लेगा। लेकिन उसकी बेटी कहती है बताएगा कौन? आप बताओगे तो मैं भी आपके सारे राज खोल दूंगी। दूसरी तरफ नैरो डायन को कहता है कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन डायन उसको पानी देने के बजाय खुद ही पीने लगती है। फिर नैरो मन मन में सोचने लगता है अबे कानी तू शुक्र मना, मेरे हाथ बंधे हैं वरना तेरी गर्दन नहीं होती। डायन कहती है मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है। नैरो पूछता है कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, क्या तू सब सुन सकती है? डायन कहती है हाँ सब कुछ। दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां नैरो को बांधा गया था। फिर वो जमीन में से डायन का दबाया हुआ लेप निकालता है और सूंघ कर देखता है। सूंघने पर उसको पता चल जाता है कि वो डायन यहाँ पर आई थी और अब यहाँ से जा चुकी है। इतने में होरास भी उस प्रेग्नेंट औरत को लेकर एक घर के पास पहुंच जाता है और जब वो वहां पर बने हुए कुएं में से पानी निकालने लगता है तो देखता है कुआं एकदम सूखा पड़ा है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ होर्टेंस और पेरला आपस में बातें कर रही थी। पेरला कहती है कि मेरा बाप बहुत ही घटिया था, वो खुद की जान बचाने के लिए ही पोर्ट रिचर्ड जाना चाहता था। अच्छा हुआ हमने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों अब आप लोगों को तो पता ही है कि सच्चाई क्या है, इसलिए आप नैरो की बेटी के लिए जो भी दो शब्द कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तभी वहां पर मुख्य धर्म अध्यक्ष आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। होर्टेंस झूठ कह देती है कि ये मेरी सहेली की बेटी पेरला है, बैंस के नवाब की बेटी। फिर धर्म अध्यक्ष कहते हैं क्या मुझे पानी पिलाओगी, और खुद वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है आपके पिता ने डायन के साथ सौदा किया था, फिर आपने वो बयान वापस क्यों लिया? मुझे भी उसी लड़की की जरूरत है जिसकी उस डायन को है, शैतान की आखिरी वंशज है वो। फिर जब वो अचानक से पेरला से सवाल करने लगता है तो वो डर जाती है जिसके कारण पानी बिखर जाता है। फिर धर्म अध्यक्ष एक प्यारी सी धमकी देता है कि अगर कोई भी शैतान की आखिरी वंशज के बारे में जानते हुए भी हमें कुछ भी नहीं बताएगा तो उसको भी अपराधी माना जाएगा, चाहे वो हमारे होने वाली राजकुमारी ही क्यों ना हो। फिर वो पानी पीकर वहां से चला जाता है। तभी रात होते ही पेरला महल में इधर उधर घूमने लगती है और घूमते घूमते एक बेकार सी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर काफी सारा कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था। तभी वहां पर राजकुमार भी आ जाता है। फिर राजकुमार उसको देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और हाथ में ये चाकू क्यों पकड़ा हुआ है, क्या तुम इसको चलाना जानती हो? फिर पेरला उस चाकू से उनके देवता की छाती पर निशाना लगाती है और बताती है कि इसको चलाना मैंने अपने पापा से सीखा था। फिर राजकुमार कहता है कि तुम्हारे पापा जरूर कोई महान योद्धा होंगे, लेकिन वो कहती है कि मेरा पिता एक बेकार आदमी था, उसने एक घोड़े के लिए मेरा और मेरी माँ का सौदा कर दिया था। दूसरी तरफ डायन जब सो रही थी तो नैरो अपने हाथ खोल लेता है और चाकू निकालकर डायन को पकड़ लेता है। डायन कहती है अगर मैं मर गई तो हमें वो मोटू होरास कभी नहीं मिलेगा, एक वही है जो हमें सेग्योर की पवित्र जगह पर यानी कि दुर्ग में ले जा सकता है, हम तो वहाँ की दहलीज भी नहीं लांग पाएंगे, उसके बिना तुम्हारी बेटी कभी भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ वही स्ट्रेंजर सुबह होते ही उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रात भर डायन और नैरो ने आराम किया था। तभी नैरो डायन को बंदी बनाकर उसी घर में ले जाता है जहां पर होरास उस प्रेग्नेंट औरत के साथ रुका हुआ था। फिर जब होरास उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, तो नैरो बताता है कि इसी ने ढूंढा है। फिर वो होरास को कहता है कि पेरला सेग्योर में है, उसको ढूंढने में हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन होरास मना कर देता है। फिर नैरो उसको समझाता है कि एक बार पेरला मिल जाने दो, फिर मैं इसके ही जादू खंजर से इसके टुकड़े कर दूंगा और जलाकर राख को बिखेर दूंगा। एक यही तो है जो उसके शरीर में शैतान को उतार सकती है, और यही नहीं रहेगी तो पेरला को भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन होरास कहता है कि मुझे तो इस प्रेग्नेंट औरत की हेल्प करनी है। नैरो कहता है कौन है ये और हमें इससे क्या लेना देना, भाड़ में जाने दो इसको। ये बात सुनकर होरास नैरो के मुंह पर एक घूसा देता है और कहता है शर्म करो, इसको हमारी हेल्प की जरूरत है। फिर नैरो कहता है तुम इसकी हेल्प करो, तब तक मैं इस डायन को ठिकाने लगा कर आता हूँ। लेकिन तभी वो प्रेग्नेंट औरत पानी की मांग करती है जो कि किसी के पास भी नहीं था। फिर वो डायन कहती है कि मैं पानी ढूंढ सकती हूँ।
उसकी बात सुनकर नैरो उसको बाहर ले जाता है। तभी डायन जमीन को छूकर कोई मंत्र पढ़ने लगती है और कहती है यहाँ पर गड्ढा खोदो। फिर जब होरास वहाँ पर गड्ढा खोदता है तो वहाँ से पानी निकल आता है। अब होरास काफी सारा पानी इकट्ठा कर लेता है और जब पानी पीकर देखने लगता है तो नैरो कहता है मत पीना, ये जहर है। लेकिन होरास कहता है कि इस औरत को पानी देना जरूरी है और खुद पानी पी जाता है। फिर पानी पीने के बाद वो कहता है पानी ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब मोटू को ही कुछ नहीं हुआ था तो इसलिए नैरो भी वो पानी पी लेता है और डायन को कहता है तू मरने वाली है ना, इसीलिए हमारे आगे शराफत दिखा रही है, लेकिन मैं तेरी चाल में नहीं आऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कप्तान और जैनब दोनों ही सेग्योर पहुंच जाते हैं और महल में जाकर होटेंस से मिलते हैं। वो होटेंस को कहते हैं कि हम दोनों आपके पिता के खिलाफ गवाही देने के लिए आए हैं ताकि उनकी पोल खुल जाए। लेकिन होटेंस सैनिकों को कहती है इन दोनों को बंदी बना लो और जब मेरी शादी हो जाएगी तो इनको रिहा कर देना। फिर जाने से पहले कप्तान कहता है कि तुम भी अपने बाप के जैसे धोखेबाज निकली। दूसरी तरफ रोशेमोट पेरला के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बेटी की परवाह है। पेरला कहती है हाँ। फिर रोशेमोट कहता है कि उस पर एक एहसान करो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ नैरो कहता है कि मैं डायन को ठिकाने लगा कर आता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि डायन के हाथ खुले हुए हैं और वो जादुई चाकू उसी के पास है, यानी कि जो पानी इन लोगों ने पिया था उसको पीने के बाद इनको होश ही नहीं रहा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। फिर डायन कहती है कि अगर मैं तुम लोगों को मारना चाहती तो कब का मार देती, इसलिए यहाँ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। फिर वो उन दोनों को बताती है कि पेरला शैतान की आखिरी वंशज नहीं है, वो तो दुनिया को बचाएगी। ऊपर वाला दुनिया को खत्म कर रहा है और इसी तरह काल पड़ता रहा तो एक दिन सब मारे जाएंगे। ये शैतान की कहानियां गिरजा घरों ने बनाई है ताकि किसी पर भी शैतान होने का इल्जाम लगाकर अपने दुश्मनों को मिटा सके। उन्होंने ही इस दुनिया से पुरोहितों और जादूगरों का सफाया करवा दिया। दुनिया से जादू खत्म हो रहा है, तभी तो काल पड़ रहा है। अब ये सब बातें करते करते वो असली मुद्दे पर आ जाती है और कहती है कि हमें एक अनुष्ठान करना होगा और इस खंजर से पेरला की बलि देनी होगी। लेकिन ये बात सुनते ही नैरो कहता है तेरी माँ। लेकिन इतने में प्रेग्नेंट औरत चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम आ गया था। फिर नैरो डायन से हेल्प मांगता है और जब वो मना करती है तो नैरो को गुस्सा आ जाता है। फिर डायन बताती है कि अगर मैंने जादू का इस्तेमाल किया तो उस आदमी को भी पता चल जाएगा जो तुम्हारी बेटी को मारना चाहता है और मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगी। नैरो कहता है तू उसकी चिंता मत कर, मैं उससे लड़ूंगा और मेरी बेटी को मारने वाले हर इंसान को मैं मार डालूंगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर डायन अपना जादू टोना करके उस औरत की डिलीवरी करवा देती है और जैसे ही उस औरत को बच्चा होता है स्ट्रेंजर को पता चल जाता है कि डायन कहाँ पर है। फिर वो अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और डायन की तरफ जाने लगता है। अब डायन को उसके घोड़े के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो नैरो को भी चौकन्ना कर देती है कि वो आ रहा है। नैरो कहता है तू बस ये बता कि वो मरेगा कैसे। डायन कहती है इस खंजर से। तभी कुछ ही देर में वो अजनबी वहां पर भी पहुंच जाता है। इस समय नैरो बाहर खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था, जो कि जादू से मुक्त होकर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब वो अजनबी आदमी अपनी लंबी सी तलवार निकाल लेता है और नैरो पर हमला कर देता है। लड़ाई में वो नैरो पर भारी पड़ रहा था, इसलिए डायन भी नैरो का साथ देने के लिए आ जाती है। वो अकेला ही उन दोनों का बहादुरी से सामना करता है और नैरो को गिराकर डायन के पेट में तलवार घोंप देता है। फिर वो नैरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी होरास वो जादुई खंजर लेकर आता है और उस आदमी की पीठ में घोंप देता है। तभी नैरो उठता है और उसके गले से रस्सी लपेटकर खंबे में लगी तलवार की तरफ खींच देता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब उस डायन की हालत भी खराब होती जा रही थी, इसलिए वो नैरो को कुछ कीड़े पकड़कर लाने के लिए कहती है। जब नैरो उसको कुछ कीड़े लाकर देता है तो वो उनको खा जाती है। नैरो पूछता है कि तुम्हें पेरला ही क्यों चाहिए। डायन कहती है क्योंकि वो मेरी बेटी है। फिर नैरो पूछता है तू उसकी नानी लगती है क्या, तेरी उम्र कितनी है। डायन बताती है 800 से ऊपर। मैं पेरला की कुर्बानी देना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूँ। ये बात सुनकर नैरो कहता है तू मजबूर है चाहे कुछ भी है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी जब होरास अंदर जाता है तो देखता है कि उस औरत ने अपने ही बेटे का काम तमाम कर दिया। होरास पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया। फिर वो औरत कहती है कि इसके जिम्मेदार भी तुम सब लोग हो। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को इस दुष्ट डायन के हाथों से पैदा करवाया, इसलिए वो अपवित्र हो गया। ये सब बकवास सुनकर नैरो कहता है चलो होरास यहाँ से चलते हैं, भाड़ में जाने दो इसको। फिर जाते जाते डायन कहती है ये सब गिरजा घरों की अफवाहों का ही नतीजा है कि लोग हम जैसों को मनहूस समझते हैं।
हैं। फिर जब वो तीनों वहां से जाने लगते हैं तो वो औरत बाहर आती है और होरास को कोसने लगती है कि तुम प्रभु के सेवक कभी नहीं हो सकते, तुम शैतान के पुजारी हो और तुम सबका कभी भी भला नहीं होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। 7th एपिसोड में हम देखते हैं पेरला रात को फिर से महल में इधर उधर घूम रही थी। फिर वो वहां पर पड़ी डबल रोटी चोरी कर लेती है और अपने बैग में डाल लेती है। लेकिन तभी वहां पर राजकुमार भी आ जाते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पेरला कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैंने आपको झूठ कहा था कि मैं किसी नवाब की बेटी हूँ, बल्कि मैं तो शैतान की आखिरी वंशज हूँ और धर्म अध्यक्ष मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन राजकुमार कहते हैं कि तुम तो इंसानों जैसी दिखती हो, मेरा यकीन करो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हमेशा मैं आदेश देता हूँ और सब लोग पालन करते हैं। अगर धर्म अध्यक्ष ने तुम पर उंगली भी उठाई तो मैं उनको बंदी बना लूंगा। फिर राजकुमार उसको अपने कक्ष में लेकर जाते हैं और धर्म अध्यक्ष को बुलाकर उससे चेक करवाते हैं कि क्या ये सच में शैतान की आखिरी वंशज है। लेकिन चेक करने के बाद धर्म अध्यक्ष बताता है कि आप शैतान की आखिरी वंशज नहीं है, आपको पहचानने में लोगों से गलती हुई है। फिर राजकुमार के जाने के बाद धर्म अध्यक्ष के तेवर बदल जाते हैं, यानी कि जरूर इसने उन दोनों को झूठ बोला होगा। अगले सीन में हम देखते हैं नैरो भी अपने साथियों के साथ सेग्योर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसको पता चलता है कि यहाँ के लोग बस्ती छोड़कर जा रहे हैं। फिर नैरो एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि सब लोग कहां पर जा रहे हैं। वो बुजुर्ग बताता है कि राजकुमार ने भाई पश्चाताप को अपने महल की चाबियां सौंपने का फैसला किया है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। दूसरी तरफ महल में रोशेमोट एक कमजोर से लड़के को ढूंढ कर लाता है और बताता है कि आपसे मिलता जुलता हमें यही लड़का मिला है। फिर उसको वहां से भेजने के बाद मुख्य धर्म अध्यक्ष कहता है, महाराज आपको भाई पश्चाताप के आने से पहले शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे में आपकी शादी को अटेंड करने के लिए लेमर्टिन से राजा भी आएंगे और उनके साथ सेना भी। अगर भाई पश्चाताप के सामने कोई ऊंच नीच हो गई तो उनकी सेना हमें सुरक्षित रखेगी। अब महाराज भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर पेरला आ जाती है। रोशेमोट पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर उसकी बेटी बताती है कि इसने धर्म अध्यक्ष को सब कुछ सच बता दिया है, लेकिन उन्होंने चेक करने के बाद इस बात की पुष्टि की है कि ये शैतान की आखिरी वंशज नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं डायन होरास को समझाती है कि हम तीनों में से सिर्फ तुम ही हो जो उस पवित्र जगह में दाखिल हो सकते हो, इसलिए तुम वहां पर जाकर इस काले पत्थर को रख देना और निशान वाला पासा नीचे कर देना। जैसे ही तुम इस पत्थर को वहां पर रखोगे मुझे पता चल जाएगा और फिर हम दोनों वहां पर आ जाएंगे। तभी होरास दुर्ग यानी पवित्र जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है और जल्दी ही अंदर जाकर फादर से मिलता है। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ डायन नैरो को बताती है कि मैं भी मरने वाली हूँ, इसलिए मरने से पहले पेरला से बात करना चाहती हूँ, उसके बिना इस दुनिया से जादू का वजूद ही मिट जाएगा। दूसरी तरफ होरास फादर से रिक्वेस्ट करता है कि उस लड़की को मारे बिना कोई और रास्ता निकालिए, क्योंकि वो लड़की बेकसूर है, जादू करना कोई गुनाह नहीं है। फिर भी हम लोग जादूगरों को बुरा समझते हैं। मैंने कल ही जादू का इस्तेमाल करके किसी की जान बचते हुए देखी है। यहाँ तक कि होली सी ने जिस आदमी को डायन को मारने के लिए भेजा था, फादर आवाज लगाकर कहता है कि कहते हैं मैं सब कुछ जानता था। ये बात सुनते ही होरास कहता है कि आप सब कुछ जानते थे कि गिरजाघर लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, फिर भी आपने उन लोगों का साथ दिया। असली शैतान तो आप लोग हैं। अब ये बात सुनते ही फादर होरास की छाती में चाकू घोंप देते हैं और कहते हैं तो हम क्या करते, गिरजाघर में उन डायनों को बिठा देते। फिर होरास भी अपनी छाती से चाकू निकालकर फादर का काम तमाम कर देता है। तभी वहां पर कुछ पहरेदार आते हैं और होरास को पकड़कर ले जाते हैं। अब उसके पकड़े जाने का एहसास डायन को भी हो जाता है। फिर नैरो उससे पूछता है कि क्या वो हार अभी भी तुम्हारे पास है जो तुमने मेरे गले में बांधा था। डायन कहती है हाँ। फिर नैरो सीधा रोशेमोट से मिलने के लिए चला जाता है। सबसे पहले रोशेमोट नैरो की तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वो हार उसने अपने गले में पहना हुआ था। रोशेमोट पूछता है कि यहाँ क्यों आए हो। नैरो कहता है कि मेरी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ, जल्दी से उसको बुलाओ। लेकिन रोशेमोट कहता है कि वो मेरे कहने पर नहीं आएगी और मैं कैसे मान लूं कि बेटी मिलने के बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। फिर नैरो उसके कान में कहता है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपको चाहता हूँ, और तभी वो धोखे से वो श्रापित हार उसके गले में डाल देता है। फिर जाते जाते वो कहता है कि अगर इसको निकलवाना चाहते हो तो मेरी बेटी मुझको लौटा दो। फिर रोशेमोट सीधा पेरला के पास जाता है और बताता है कि तुम्हारे पिता जिंदा
है। फिर वो अपने पिता के पास जाकर पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। नैरो कहता है तुम्हें अभी की अभी यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन पेरला पूछती है कि आपका हार कहाँ पर गया? जरूर आपने उस हार को निकलवाने के लिए कानी से सौदा किया होगा। मैं जानती हूँ ये आपकी चाल है। अब जो भाई इसके बारे में 2 शब्द लिखना भूल गए हैं, अभी भी मौका है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर वहाँ से निकलकर पेरला सीधा चर्च में जाती है जहाँ पर राजकुमारी की शादी चल रही थी और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मुख्य धर्म अध्यक्ष कुछ सैनिकों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इस शादी पर गॉड का नहीं बल्कि शैतान का हाथ है, क्योंकि होने वाली राजकुमारी जिस लड़की को अपने साथ लेकर आई थी वो शैतान की आखिरी वंशज है। मेरे पास गवाह भी है। तभी कुछ सैनिक होरास को लेकर आते हैं। मुख्य धर्म अध्यक्ष सभी के सामने उससे पूछते हैं कि क्या ये लड़की उसी आदमी की है जो रोशेमोट के लिए लोगों की हत्याएं करता है, जो शैतान की आखिरी वंशज है। होरास कहता है हाँ ये वही है। फिर राजकुमार मुख्य धर्म अध्यक्ष से पूछते हैं कि जब हमने आपसे कल इसके बारे में पूछा था तो आपने कहा कि ये शैतान की आखिरी वंशज नहीं है, तो अब झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर धर्म अध्यक्ष कहता है कि महाराज हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लगता है शैतान ने आपकी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। फिर वो सैनिकों को हुक्म देकर राजकुमार रोशेमोट, उसकी बेटी और पेरला को गिरफ्तार करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं 2 पहरेदार होरास के बैग की तलाशी ले रहे थे। तभी उनको उस बैग के अंदर से डायन का दिया हुआ पत्थर मिल जाता है। फिर होरास उस पत्थर की तरफ देखता है जो कि उन्होंने अपने टेबल के ऊपर रखा हुआ था। फिर वो आवाज लगाकर कहता है कि मेहरबानी करके तुम इस पत्थर को पलट दो, लेकिन वो लोग उसका कहा ही नहीं मानते। फिर उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर एक पहरेदार उस पत्थर को पलट देता है और पत्थर पलटते ही डायन को भी पता चल जाता है। फिर वो नैरो से एक गड्ढा खुदवाती है और बहुत सारे कीड़े इकट्ठा करके उनमें अपना खून डालकर उनको मिक्स कर देती है। फिर वो नैरो को अपने कपड़े उतार के ऐसे ही दुर्ग में जाने के लिए कहती है, मुर्दों की दुनिया से होते हुए, और कहती है कि आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी लेकिन तुम रुकना मत। फिर वो नैरो को अपना खून मिलाए हुए कीड़े खाने के लिए देती है और नैरो भी उनको गटक लेता है। कीड़े खाते ही वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है और डायन उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है। दूसरी तरफ रोशेमोट भाई पश्चाताप के आने का इंतजार कर रहा था। राजकुमार पूछते हैं कि तुम उनके आने का इंतजार क्यों कर रहे हो? फिर राजकुमारी कहती है कि जरूर इन्होंने उसके साथ कोई सौदा किया होगा ताकि आपकी खदानें इनको मिल जाए। रोशेमोट कहता है बिल्कुल, क्योंकि आपने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था, आप मुख्य धर्म अध्यक्ष की कठपुतली बन गए थे। तभी मुख्य धर्म अध्यक्ष नकली राजकुमार को नगर की चाबी देकर भाई पश्चाताप के पास भेज देता है। फिर पश्चाताप उसके सिर के ऊपर से मुकुट उतार लेता है और अपनी जीत की घोषणा करके उस मुकुट को खुद पहन लेता है। फिर वो उस बच्चे के कान में कहता है, तुम अपने राजकुमार से कहीं ज्यादा बेहतर हो, मैं तुम्हारी बहादुरी की सराहना करता हूँ। फिर वो उस बच्चे को जिंदा छोड़कर अपने कुछ साथियों को साथ लेकर नगर की तरफ बढ़ने लगता है। उसको देखकर रोशेमोट को टेंशन हो जाती है कि ये बेवकूफ अकेला क्यों आगे बढ़ रहा है। इसको बताया भी था कि इसको मारने के लिए यहाँ प्लान बनाया गया है। उस समय मुख्य धर्म अध्यक्ष के आदेश पर कुछ तीर अंदाज महल की छत पर चढ़कर भाई पश्चाताप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पश्चाताप तो धर्म अध्यक्ष के सामने आकर अपने घुटने टेक देता है। अब ऐसा होता हुआ देखकर राजकुमारी कहती है, लो भाई पश्चाताप ने आपको उल्लू बना दिया, वो तो धर्म अध्यक्ष के साथ मिला हुआ है। तभी देखते ही देखते महल की छत पर खड़े तीर अंदाज अपने ही आदमियों को मारने लगते हैं और पश्चाताप के साथी भी उन पर टूट पड़ते हैं। फिर जब पश्चाताप राजकुमारी जोसेफिन को मारने लगता है तो धर्म अध्यक्ष उसको रोक देता है और कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम शुरू से ही मेरी फेवरेट रही हो। दूसरी तरफ नैरो मुर्दों की दुनिया से होता हुआ धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ रहा था। उसको इस वक्त कोई भी जिंदा इंसान ना देख सकता था, ना इसको दिखाई दे सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं धर्म अध्यक्ष महाराज की कुर्सी पर उसकी बहन जोसेफिन को बिठा देता है और कहता है, आज से तुम ही इस राज्य की महारानी हो और जब तक तुम यहाँ पर हो कोई भी बगावत नहीं करेगा। घबराओ मत, पश्चाताप अच्छा इंसान है, इसकी परवरिश मैंने ही की है, यही तो है जो हमें अधर्मी रईसों से मुक्ति दिलवाता है। दूसरी तरफ नैरो भी महल के अंदर प्रवेश कर जाता है और जब वो उस पत्थर के पास पहुंचता है तो उसको अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है। वो नैरो को अपनी बातों में उलझाकर हमेशा अपने पास ही रखना चाहती थी और नैरो भी उसकी बातों के जाल में फंस जाता है। दूसरी तरफ महारानी कुछ गिलास शरबत बनाती है और उनमें बेहोशी की दवा मिला देती है। फिर वो उस शरबत से कुछ पहरेदारों को बेहोश करके अपने भाई को आजाद कर देती है, लेकिन तभी एक सिपाही को होश आ जाता है और वो जैसे ही तलवार लेकर रोशेमोट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जोसेफिन बीच में आ जाती है। फिर राजकुमार उस पहरेदार को मारने के लिए जाता है और उसको मारते मारते खुद भी घायल
घायल हो जाता है। फिर वो लोग एक कमरे में जाकर सभी पहरेदारों को उस कमरे में इकट्ठा करने लगते हैं ताकि कोई भी उनको देख ना पाए। फिर हॉर्टेंस कहती है कि मैं पेरला को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ नैरो की वाइफ उसकी सभी यादें मिटाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाए। लेकिन जैसे ही नैरो को अपनी बेटी का ख्याल आता है, वो अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे जाना होगा। तभी अंदर जाकर वो जैसे ही उस जादुई पत्थर को छूता है, वो वापस से असली दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन वो वहां पर अकेला नहीं था, उसके आसपास पहरेदार भी मौजूद थे। फिर वो सब नैरो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैरो भी ऐसे ही जाबाज कातिल नहीं कहलाता। उसमें कुछ तो बात थी। वो देखते ही देखते उन सभी पहरेदारों को मार डालता है, लेकिन एक अभी भी बच जाता है जिसको हॉर्टेंस मार डालती है। फिर नैरो एक सिपाही की वर्दी पहनकर अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है और कहता है कि अगली बार जब मैं कहूँ कि खतरा है तो मेरी बात मान लेना। फिर उसकी बेटी उसके गले से लग जाती है। दूसरी तरफ हॉर्टेंस होरास को छुड़ा लेती है और उसके बाद कप्तान और जैनब को भी। फिर वो उनको कहती है कि जंग छिड़ गई है, हमें तुम्हारी जरूरत है। अब वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन होरास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो साथ चलने के लिए इनकार कर देता है और कहता है तुम लोग जाओ, वरना मेरी वजह से तुम भी फंस जाओगे। फिर उनके जाते ही वो दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है। इतने में वो डायन भी महल के अंदर प्रवेश कर जाती है और पहरा दे रहे सैनिकों को मार डालती है। दूसरी तरफ रोशेमोट महाराज को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको अपनी टीम मिल जाती है और फिर वो सभी लोग महाराज को लेकर महल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन महल के दरवाजे के सामने उनको डायन मिल जाती है। तभी वहां पर पश्चातापी भी आ जाते हैं और उनको देखते ही डायन कहती है सब लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वो पेरला को कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो सबकी जान बचा सकती हो और अपना जादुई खंजर उसकी जेब में डाल देती है। फिर वो नीचे गिरी हुई तलवारें उठाती है और उनसे अकेली ही पश्चातापियों का सामना करती है, लेकिन ज्यादा देर लड़ नहीं पाती और बुरी तरह से घायल हो जाती है। फिर जैसे ही भाई पश्चाताप उसकी गर्दन काटता है, रोशेमोट भी उसके जादू से मुक्त हो जाता है और उसके गले का हार टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो सब लोग महल से बाहर बनी बस्तियों में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही महाराज के वफादार सैनिक उनके पास आ जाते हैं और महाराज को संभाल लेते हैं। तभी पेरला जब अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो उसको डायन का दिया हुआ खंजर मिल जाता है। अब ये क्या करेगी ये हमें लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं नैरो और उसके सभी साथी पिछले 10 दिनों से सेग्योर की झुग्गी झोपड़ियों के अंदर छुपे हुए थे और पश्चातापी उन सब को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। इन सब के साथ कुछ वफादार सिपाही भी थे जो कि घायल अवस्था में थे और झुग्गी में रहने वाले वफादार लोग इन सब की सेवा कर रहे थे। तभी पेरला मन मन में सोचती है कि अगर इन सब को बचाना है तो मुझे अपनी जान देनी ही होगी और फिर वो डायन का दिया हुआ खंजर निकालती है और उससे अपना हाथ काटकर खून जमीन पर गिरा देती है। तभी कुछ देर बाद वहां पर कुछ पश्चातापी आते हैं और सभी लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं जो भी शैतान की औलाद के बारे में बताएगा उसको 1 लाख मोहरें दी जाएंगी और 1 लाख राजकुमार और राजकुमारी को पकड़वाने वाले को भी। फिर वहां पर भाई पश्चाताप आ जाता है और अपने साथ होरास को भी लाता है ताकि सबके सामने इसको मार के लोगों को डराया जा सके। लेकिन होरास चिल्लाने लगता है कि ना ही कोई शैतान की औलाद है और ना ही कोई पश्चाताप करने की जरूरत, ये लोग आप लोगों को डराने के लिए ही कहानियां बनाते आए हैं। फिर पश्चाताप उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखकर पेरला दुखी हो जाती है। तभी पश्चातापी पेरला को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर नैरो उसको बचा लेता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर एक तंबू में जाता है। उसकी बेटी पूछती है कि मरने से पहले होरास बोल रहा था कि ना ही कोई शैतान है और ना ही कोई उसकी औलाद, फिर वो कानी मुझे क्यों मारना चाहती थी। नैरो कहता है भूल जाओ उसको। उसके साथ उसके सभी किस्से खत्म हो गए। फिर वो अपने लोगों के पास पहुंच जाता है जहां पर सब लोग पश्चातापियों को हराने के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक सैनिक कहता है कि अगर हमारे महाराज यहाँ मौजूद सभी लोगों को संबोधित करेंगे तो उन लोगों में जोश बढ़ेगा और ये लोग हमारा साथ जरूर देंगे। लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि हमारे महाराज लड़ने की हालत में नहीं है और वैसे भी हजारों की सेना के आगे मुट्ठी भर भूखे नंगे लोग क्या ही कर लेंगे, हमें लैमटिन भागने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ भाई पश्चाताप जब मुख्य धर्म अध्यक्ष के पास जाता है तो वो उसको डांटने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें
इतना पावरफुल बनाया और तुम एक छोटी सी बच्ची को नहीं पकड़ पाए। पश्चाताप कहता है कि झुग्गी के लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए नहीं पकड़ पाया। फिर धर्म अध्यक्ष कहता है कि अगर तुमसे कोई भी नहीं डरेगा तो ईश्वर तुम पर शर्मिंदा होंगे। लेकिन पश्चाताप कहता है कि एक लड़की को ढूंढने से हम अपना धर्म युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि शैतान नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सब हमारे पूर्वजों का फैलाया हुआ अंधविश्वास है। ये बात सुनते ही धर्म अध्यक्ष गुस्से में आ जाता है और कहता है, बेवकूफ, मेरे सामने जबान लड़ाता है। मैंने तुम्हें गटर से निकालकर इतना पावरफुल बनाया, आइंदा मेरे सामने जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना। दूसरी तरफ कप्तान रोशेमोट को मारने की बात कर रहा था, क्योंकि ये आदमी बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, इसलिए इसको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। जब उसकी बेटी भी उसको नहीं बचाती तो वो अपनी एक नई चाल चलता है और कहता है कि मैं एक ऐसी खुफिया सुरंग के बारे में जानता हूँ जो सीधा हमारे राजकुमार के कमरे तक जाती है। उन्होंने ही मुझे उस सुरंग के बारे में बताया था। फिर एक सैनिक कहता है कि वहाँ पर पश्चातापियों का पहरा होगा, लेकिन होटेंस कहती है कि हम झुग्गियों में झूठा विद्रोह करवा देंगे ताकि महल के सिपाही उनको रोकने के लिए बाहर आ जाएं। अब आप लोगों के साथ महाराज नहीं है तो क्या हुआ, उनकी होने वाली रानी तो है। मैं उनकी तरफ से लड़ूंगी और मुझे विश्वास है कि झुग्गियों वाले भी मेरा साथ जरूर देंगे। फिर सब लोग उसके आगे झुकने लगते हैं कि राजकुमारी, हम आपके साथ हैं। बस नैरो ही नहीं झुकता, क्योंकि इसकी खोपड़ी में केमिकल लोचा है। फिर वो राजकुमारी को अंदर लेकर जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी वजह से निर्दोष झुग्गी वाले मरने वाले हैं। लेकिन राजकुमारी कहती है कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मैं भी भाग गई तो ये लोग टूट जाएंगे और वैसे भी उनके हाथ से मारे जाएंगे। नैरो कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे बिना नहीं जाएगी, इसलिए तुम ही उसको मना सकती हो। तभी राजकुमारी बाहर जाकर सभी लोगों में हथियार बांटती है। फिर नैरो कप्तान और जैनब से पूछता है कि तुम लोग लड़ाई लड़ने के लिए कितने सिक्के ले रहे हो। जैनब कहती है, एक भी नहीं। फिर नैरो उन दोनों को समझाता है कि ये आत्महत्या करने जैसा होगा, लेकिन वो दोनों उसकी एक भी बात नहीं मानते। इस वक्त नैरो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले रहा था। वो भली भांति जानता था कि मुट्ठी भर लोगों के साथ इतने सारे पश्चातापियों से नहीं लड़ा जा सकता। ये साक्षात मौत को गले लगाने जैसा होगा। लेकिन फिर वो भी दिल से काम लेता है और राजकुमारी के पास जाकर कहता है, जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ, शूरवीरों की तरह। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है, तुम मेरे और जैनब के साथ रहोगी और उन लोगों को मारने में हमारी हेल्प करोगी। नैरो अपनी बेटी को अपने साथ इसलिए रखना चाहता था ताकि वो अपनी बेटी का ध्यान रख सके। फिर वो रोशेमोट के पास खाने का सामान लेकर जाता है और कहता है, क्या आपने कभी सोचा था कि हम आपको भी खाना खिलाएंगे? लेकिन रोशेमोट कहता है कि तुम जैसे मतलबी आदमी की इसमें भी कोई चाल होगी, वरना तुम फ्री में अपनी जान देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। तभी रात को नैरो राजकुमारी से मिलने के लिए जाता है और उससे थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करके उसको पेल देता है। फिर काम खत्म होने के बाद वो कहता है कि मुझे इसमें तुम्हारे पिता की चाल लग रही है, वो सुरंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। फिर नैरो पहरा देने का बहाना बनाकर बाहर चला जाता है और महल के अंदर जाने वाले मैप को चुरा लेता है। तभी भाई पश्चाताप वही मैप लेकर मुख्य धर्म अध्यक्ष के पास जाता है और बताता है कि झुग्गियों में से किसी ने ये नक्शा हमारे पास भेजा है। अब नैरो ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर कुछ देर बाद वो सब लोग महल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उनको कुछ पश्चातापी भी मिलते हैं जो उनको ही ढूंढ रहे थे, लेकिन वो लोग उनसे छुप छुपाकर आगे बढ़ जाते हैं। इस समय पश्चातापी हर जगह फैले हुए थे, इसलिए जैनब कहती है कि जरूर किसी ने हमें धोखा दिया होगा। अब सब लोगों का शक रोशेमोट पर ही जा रहा था, लेकिन वो कहता है कि मैं तो पिछले 10 दिनों से एक ही जगह पर बंधा पड़ा था, गद्दार मैं कैसे हो सकता हूँ। दूसरी तरफ कप्तान के पास एक आदमी आता है और कहता है कि नैरो ने आपके लिए एक लेटर दिया है, उन्होंने कहा है कि उनके जाने के बाद मैं आपको ये दे दूं। दूसरी तरफ नैरो राजकुमारी को कहता है कि तुम जल्दी से लैमर्टिन चली जाओ ताकि वहां से सेना ला पाओ, अगर यहाँ पर मारी गई तो सेग्योर को कौन बचाएगा। ये बात सुनते ही रोशेमोट कहता है कि यही तो है वो गद्दार जिसने उनको खबर दी थी। जरा सोचो, तुम हीरो बनकर क्या करने के लिए जा रही थी, मरने ही तो जा रही थी, और ये नहीं चाहता कि तुम मरो, इसलिए ये बहाने से हम सबको यहाँ पर लेकर आया ताकि अकेले में लैमर्टिन जाने के लिए मना सके। फिर राजकुमारी पूछती है, सच बताना, क्या तुमने ही उनको सारे प्लान के बारे में बताया था? नैरो कहता है कि मैंने बाकियों को भी निकलने के लिए बोल दिया है। दरअसल कप्तान को जो लेटर मिला था उसमें भी निकलने के बारे में ही लिखा हुआ था। अब ये सब बातें सुनकर होटेंस नैरो को कोसने लगती है। नैरो कहता है कि मुझे तुम्हारी और मेरी बेटी की चिंता थी और किसी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये नैरो का प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी होटेंस के बिना कभी भी वापस नहीं जाएगी। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वो अपनी बेटी को खोजने के लिए चला जाता है। फिर रोशेमोट अपनी बेटी को समझाता है कि नैरो ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, हमें वापस अपने देश
लौट जाना चाहिए। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी सेना लेकर सेग्योर को बचाने के लिए जरूर आऊंगा। अब एक तरफ तो नेरो अपनी बेटी को ढूंढता फिर रहा था और दूसरी तरफ भाई पश्चातापियों की बड़ी सी टोली लेकर झुग्गियों की तरफ बढ़ रहा था। फिर नेरो भी उन पश्चातापियों को देख लेता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है और वो खुद भी उनके ही जैसा भेष बना लेता है। दरअसल वो सोच रहा था कि अगर भाई पश्चाताप को ही खत्म कर दिया जाए तो ये सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन पश्चाताप के लोग उसको पकड़ लेते हैं। इतने में बेवकूफ पेरला राजकुमार के पास पहुंच जाती है और देखती है कि उनके वफादार लोग उनको लेकर निकलने की तैयारी में है, लेकिन तभी वहां पर पश्चातापी आ जाते हैं और कप्तान उनको रोकने की कोशिश करता है ताकि सिंगल पसली राजकुमार को किसी और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ सभी पश्चातापी एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और इस समय उन्होंने नैरो को भी पकड़ा हुआ था। फिर नैरो भी भाई पश्चाताप को देखकर कहता है, तेरी तो शक्ल देखकर ही पश्चाताप हो जाएगा। ये बात सुनकर पश्चाताप नैरो को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि दम है तो मुझे मार के दिखा, मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा। फिर नैरो जमीन पर पड़ा हुआ खंजर उठाता है और पश्चाताप को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके लोग बीच में आते जाते हैं और नैरो को पश्चाताप तक पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन नैरो भी गजब का खोपड़ीबाज था। वो पश्चाताप को एक फटका तो लगा ही देता है, जिसकी वजह से उसका थोबड़ा खून से भर जाता है। फिर वो सभी पश्चातापी नैरो को पकड़कर पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ पश्चातापी राजकुमार को भी घेर लेते हैं, लेकिन पेरला बचकर निकल जाती है। फिर काफी सारे लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो हाथ में ही नहीं आती और भागकर एक टावर के ऊपर चढ़ जाती है। फिर जब वो वहां से झांक कर नीचे देखती है तो उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है, जिसको उल्टा लटकाया जा रहा था। नैरो भी अपनी बेटी को देख लेता है, लेकिन उसकी जान की परवाह किए बिना बिल्कुल चुपचाप रहता है और किसी को भी उसकी भनक नहीं लगने देता। तभी पेरला को डायन की कही हुई बात याद आती है कि तुम ही सबको बचा सकती हो। फिर वो अपना खंजर निकालती है और उसको देखकर नैरो छटपटाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी कुछ भी गलत कदम उठाए। लेकिन पेरला वो जादुई खंजर अपनी छाती में घोंप लेती है और उस टावर से नीचे गिर जाती है। नैरो अपनी बेटी को देखकर बस चिल्लाता ही रह जाता है, बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। अब जैसे ही पेरला का खून जमीन को छूता है, आसमान में बादल छाने लगते हैं। वहाँ के लोगों ने कई सालों बाद ये नजारा देखा था। इस समय होटेंस, रोशेमोट और जैनब लैमर्टिन की तरफ जा रहे थे और वो भी ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी देखते ही देखते वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होते ही सब लोग नैरो को भूल जाते हैं और ऊपर वाले का शुक्र मनाने लगते हैं। दरअसल काफी सालों से बारिश न होने के कारण यहाँ पर काल पड़ गया था और लोग भूखे मर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ऊपर वाला उनसे नाराज है। इसीलिए कुछ लोग पश्चातापी बन गए और अपने भगवान को रिझाने के लिए बलियां देने लगे। लेकिन अब बारिश होने के कारण सब लोग खुश थे और वो नैरो को भी छोड़ देते हैं। फिर नैरो भागकर अपनी बेटी के पास जाता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में ही नहीं आती। इसलिए नैरो फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश हो जाने के कारण मुख्य धर्म अध्यक्ष टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब उसकी फालतू की बकवास कोई नहीं सुनेगा। तभी कुछ देर बाद भाई पश्चाताप उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि ईश्वर ने हमारी सुन ली, अकाल खत्म हुआ। लेकिन धर्म अध्यक्ष कहता है कि ये बारिश उस बच्ची की वजह से हुई है, जरूर उसने खुद की ही बलि दे दी होगी। लेकिन पश्चाताप कहता है आप गलत बोल रहे हो, ये बारिश हमारी वजह से हुई है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे पश्चाताप से खुश होकर हमें माफ कर दिया है। अब ये बात सुनते ही धर्म अध्यक्ष को गुस्सा आ जाता है और वो भाई पश्चाताप के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। फिर पश्चाताप कहता है कि मैंने अपना हर दिन ईश्वर को समर्पित किया है, तूने ईश्वर को क्या दिया है? और ये बात कहते ही वो धर्म अध्यक्ष का पत्ता ही साफ कर देता है और धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं नैरो अपनी बेटी को गोद में लिए अभी भी रो रहा था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और एक मोटा लोहे का डंडा नैरो के सिर पर दे मारता है। फिर वो पेरला को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी पेरला को भी होश आ जाता है, क्योंकि वो जादूगरों की आखिरी वंशज थी, इसलिए इतनी आसानी से तो मरने वाली नहीं थी। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में मुझे सबसे बढ़िया रोल नैरो का लगा, जो मस्त मौला, किसी की भी परवाह ना करने वाला, अपने लिए जीने वाला इंसान था। लेकिन वो अपनी बेटी की भी परवाह करता था और उसके लिए ना जाने कितनी बार मौत से लड़ गया। इसके अलावा नैरो की बेटी मुझे बेवकूफ लगी, जिसने कभी भी अपने पिता को सही नहीं समझा और ना ही उस पर कभी विश्वास किया। होर्टेंस भी काफी हद तक ठीक थी, लेकिन अंत में उसको वापस नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब उसको एक बात पता थी कि पेरला उसके बिना कहीं नहीं जाएगी, तो वो पेरला को छोड़कर क्यों चली गई। दोस्तों, इन सब कैरेक्टर्स के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और इस सीरीज के बारे में जो कुछ भी अच्छा लगा हो, कमेंट में सब कुछ लिख डालना। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि इस सीरीज का सेकंड सीजन
सीजन भी जरूर आएगा और जब भी वो आया मैं उसको लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।